हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और अभी हम सारे गवर्नर जनरल को वन बाय वन पढ़ रहे हैं। उनके टाइम पर क्या क्या इवेंट हुए वो सारे कवर कर रहे हैं और ट्रिक यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। पिछले ही वीडियो में हमने रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ा था, उसके बाद था लॉर्ड वेरीलाइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था वेरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और आज जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका टाइम कैसे याद रहेगा, हमने आपसे बोला है चारों एंग्लो मैसूर वार में कौन कौन थे वो आप याद कर लो, 1 2 3 4। फर्स्ट में वेरीलाइट, लास्ट में वेलेस्ली, और हमें पता है एंग्लो मैसूर वार 1799 में ख़त्म होगा जाके, तो इससे ये आइडिया लग गया 1799 के आसपास ये है। और एग्जैक्ट टाइम पीरियड देखें तो 1798 से 1805। सुनो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनके नेम को देख के 2 पॉइंट तुरंत याद आते हैं। आप वेलेस्ली हैं, ये हिंदी में लिख देते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लेकिन हम याद रखते हैं मिली जुली। इससे हमें ये याद आता है इनके टाइम पर हुई थी सहायक संधि, क्योंकि एक दूसरे के सहायक लोग ही आपस में मिलते जुलते हैं, तो वेलेस्ली से मिली जुली याद आएगा। आप तुरंत बोल दो मिली जुली संधि, यानी सहायक संधि इंग्लिश में बोलते थे सब्सिडरी अलायंस। देखो फ्रेंड्स, सब्सिडरी अलायंस को आप 2 मिनट ध्यान से सुनना, अभी कंप्लीट हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। भारत के जो राजा या नवाब होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आर्मी उधार लेते थे। अगर राजा या नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को नहीं भी लेते थे तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब्सिडरी अलायंस के लिए जबरदस्ती करती थी साइन कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटिशर्स का फायदा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस का दूसरा पॉइंट था एक राजा दूसरे राजा पर बिना परमिशन के, बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन से ट्रीटी नहीं कर सकता था और वार नहीं कर सकता था। ठीक भी है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ ये वाले नवाब और ये वाले नवाब दोनों के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है। अगर ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मर जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट ये था किसी और यूरोपियन कंट्री के आदमी को जॉब पर नहीं रख सकते थे और ट्रीटी नहीं कर सकते थे उनके साथ। ठीक, ये सब्सिडरी अलायंस है। कौन लाया था? मिली जुली यानी कि वेलेस्ली। नवाब राजा जो आर्मी लेते थे वो 3-4 रूल से लेते थे, 4 रूल से लेते थे। पहला रूल था या तो रेंट पर आर्मी ले लो, पैसे दो और आर्मी ले लो। दूसरा रूल था रेंट पर आर्मी प्रोटेक्शन करती थी, यानी जो राजाओं का प्रेमिसेस रहता था उसके बाहर प्रोटेक्शन करती थी। तीसरा रूल था रेंट पर आर्मी प्रोटेक्शन करती थी लेकिन प्रेमिसेस के अंदर। और चौथा रूल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी देती थी और बदले में जमीन का कुछ टुकड़ा ले लेती थी। 1801 में अवध ने ये वाला रूल ही फॉलो किया और 1806 तक अवध बिल्कुल खत्म हो गया था साफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी जगह ले ली, क्योंकि ये आर्मी के ब्रिटिश अवध वाले राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। अब देखते हैं किस किसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया। सबसे पहले तो हैदराबाद की निजाम 1798 में ही साइन कर दी। उसके बाद वहीं का क्षेत्र मैसूर एंड तंजौर। मैसूर को टीपू सुल्तान साइन नहीं कर रहा था, तभी चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ। मैसूर से टीपू सुल्तान हट गए, वोडियार डायनेस्टी आई और उसने तुरंत साइन कर दी। और 1801 में हमने अभी देखा अवध ने साइन कर दी थी। और एंग्लो मराठा वार पढ़ रहे थे तब हमने देखा था 1804 एंड 5 में सिंधिया एंड होलकर ने कर दी थी। और उसके जस्ट पहले ही पेशवा बरार एंड भोसले ने की थी। उसका टाइम आप मान लो पेशवा का 1801 और इन दोनों का 1803। और ये सब्सिडरी अलायंस का बहुत ही अच्छा दाव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मालामाल हो गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल है 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन किया, तो इनको फर्स्ट ईयर में 2.5 लाख यूरो रुपए देने पड़े। 2.5 लाख यूरो, रुपए नहीं यूरो। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर बोलता था, बोल भी सकता था। उसकी सब्सिडरी अलायंस ही इतना काम कर गई, वो खुद को बंगाल का शेर बोल सकता था। अब बस एक पॉइंट बचता है फ्रेंड्स इसके याद करने का। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, पर इसके खर्चे ज़्यादा थे तो ये बंद हो गया था। अब ये कैसे याद आएगा? आपसे कोई पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी, तो डायरेक्ट लॉर्ड वेलेस्ली याद नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये 1800 याद आ जाएगा और यहाँ से फिर आप लॉर्ड वेलेस्ली के पास पहुँच जाएंगे 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के हिसाब से। ओके, और इसके टाइम पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार तो हो ही रहा है, हम देख ही रहे थे। फर्स्ट में वेरीलाइट था एंड फोर्थ में वेलेस्ली है। तो ये सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं वेलेस्ली से रिलेटेड। नेक्स्ट है जॉर्ज वारलो। इसने वे मतलब में एक वार मोल ली थी, इसलिए हमें ये याद रहता है। इसके टाइम पर वेलोर म्यूटिनी हुई थी। शॉर्ट में बोले तो मुसलमान सिपाहियों की दाढ़ी कटवा दी, हिंदू सिपाहियों को टीका लगाने से मना कर दिया। सिपाही भड़क गए, 14 ऑफिसर को मार दिया, 150 सिपाहियों को मार दिया। मतलब जो अंग्रेज सिपाही हुए थे उनको मार दिया। फिर 350 इंडियन सिपाही भी मर गए। ये वेलोर म्यूटिनी थी। याद रखने वाली बात यह है, उस टाइम पर जो गवर्नर ऑफ मद्रास था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वही बैटिंग है जो आने वाला है अभी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के। वो इसका ईयर आप याद रख लो तो अच्छा रहेगा, 1806। इसके बाद है लॉर्ड मिंटो 1। कैसे याद रखेंगे इनका टाइम पीरियड? हमें भाई पता है 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था।
तो उससे कुछ बात बनती हो तो बना दो, इससे बात बन जाएगी। वो 1909 में था, ये 1809 के आसपास था। एग्जैक्ट टाइम देखें तो 1807 से 1813। तो 1909 में मॉर्लेमेंटो एक्ट आया था, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया था। तो यहाँ अगर कुछ एक्ट आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो 1813 में चार्टर एक्ट आया था। टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। ये कौन सा था? ये सेकंड नंबर का था। चारों चार्टर एक्ट का ओवरव्यू 1 मिनट के अंदर हो जाता है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट 17 की लाइन में आया था, बाकी सब 18 की लाइन में आए थे। 20-20 साल बाद आए थे, ये आपको याद हो जाएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चार्टर एक्ट है। पहले वाले में दोनोटिक मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था और उस व्यापार पर मोनोपोली भी थी, मतलब कोई और कंपनी नहीं आ सकती, इसलिए ये दोनोटिक। दूसरे चार्टर एक्ट में व्यापार करने का अधिकार था लेकिन मोनोपोली नहीं थी, हालांकि चाय और चाइना से मोनोपोली तो रह गई थी खैर। और तीसरे चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोनों खराब, मतलब व्यापार करने का हक भी छीन लिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटेन की तरफ से शासन करेगी। वो 1833 है, यहाँ तो फिलहाल 1813 आ रहा है, हम यही देख लेते हैं। स्थिति क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, यानी कि बहुत सारी कंपनियां जो ब्रिटेन की थी वो यहाँ आके व्यापार करने लगी, यानी इंडियन की कंपनी सारी डूब गई, छोटी हो गई, कम हो गई, बर्बाद हो गई, लोग और गरीब हो गए। हालांकि एक अच्छा पॉइंट है ये वाले एक्ट में, कंपनी को 1 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाने पड़ते थे। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। ये हैशटैग से मिलता हुआ है, ओके, जो ट्विटर में आता है। और ट्विटर मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, तो हमें याद आ जाता है भाई 1818 के आसपास लॉर्ड हेस्टिंग था। हैशटैग मतलब ट्विटर, ओके। यहाँ तो भाई फाइनल एंग्लो मराठा वार होना है 1818 में, तो किसके टाइम पे होगा याद आ जाएगा। एक पॉइंट क्लियर। जब मैंने ट्विटर चलाना शुरू किया था तो पहली बार मैंने ट्रेंडिंग पे कोई चीज़ देखी थी, वो थी हैशटैग नेपाल। ये सच बात है, हैशटैग नेपाल देखी थी, क्योंकि नेपाल इंडिया के कुछ पार्ट को अपना बता रहा था, इसलिए हैशटैग नेपाल ट्रेंड कर रहा था। पहली बार मैंने कोई ट्रेंडिंग पे चीज़ देखी, यही देखी थी। तो हमें इससे याद रहता है इसके टाइम पे इंडो नेपाल वार हो रहा था, या एंग्लो नेपाल। किसके टाइम? हैशटैग के टाइम, यानी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। नेपाल के थापा को समर्पण करना पड़ा। संगोली की संधि के साथ ये वार खत्म हुआ था। इसको भी ट्रिक से ही याद कर लो। जब मैंने ये ट्रेंडिंग देखा, मैंने ये सोचा नेपाल तो एक गोली में खत्म हो जाएगा, क्यों ट्रेंड हो रहा है, क्यों जगह अपनी बता रहा है, तो इससे याद आएगा संगोली एक गोली में खत्म हो जाएगा। और इसी बात से हैशटैग नेपाल से एक पॉइंट और याद हो जाता है। 1815 में नेपोलियनिक वार खत्म हो गए थे, जो यूरोप का नेपोलियन था उससे रिलेटेड है। फिलहाल आप याद रखो, नेपोलियनिक वार खत्म हो रहे थे, याद इसी से आएगा। तो इस वजह से 1815 के बाद फ्रेंच फियर भी खत्म हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहले फ्रेंच का फियर लगा रहता था, वो खत्म हो गया। वैसे तो इसने एक काम और किया था, प्रेस के लिए नियम बनाए थे। प्रेस पर पहले बहुत दबाव था, लेकिन बाद में नियम बनाए प्रेस के लिए हेस्टिंग ने। लेकिन हम प्रेस के लिए मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? मैट काफे को। तो मैट काफे आएगा तब हम ये पॉइंट देखेंगे, अभी छोड़ो। लेकिन इसके टाइम पर 1822 में टेनेंसी एक्ट आया था, काश्तकारी अधिनियम। ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है। जमींदार खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो परमानेंट सेटलमेंट तो आ ही चुका है, तो उसके तहत जमींदार खेती बाड़ी कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स समय पे भेज रहे हैं, तो वो उनकी खुद की जमीन हो जाती थी, ओके। यही है टेनेंसी एक्ट। कैसे याद रखेंगे कि काश्तकारी अधिनियम लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम आया था? इसकी ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हम अभी देख रहे थे यहाँ नेपाल क्यों ट्रेंड कर रहा था? जमीन से रिलेटेड। वो बोल रहा था मेरी जमीन है, और यहाँ भी जमीन से रिलेटेड ही बात है, मतलब जमीन आपकी हो जाएगी। तो इससे काश्तकारी अधिनियम याद रहता है, नेपाल के साथ ही है, ठीक है फ्रेंड। बाकी के गवर्नर जनरल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पार्ट 3 में। थैंक यू।